हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो सीटेट की परीक्षा हुई थी 28 और 29 दिसंबर को, उसका जो पेपर एनालिसिस है वो करने जा रही हूँ। और आपको लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि जो पेपर है वो 9 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। अभी अभी 2 ही दिन के पेपर रखे गए थे, 28 और 29 को। तो आप अपनी तैयारी भी जारी रखें। और ये पेपर जो एनालिसिस है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर आपको ये पता लग पा रहा है कि पेपर कैसा आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है, तो आप अपनी तैयारी उस दिन तक जारी रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी कंसंट्रेट करते हैं, थोड़ा भी उसे देखते हैं, तो आपका जो पेपर है वो ज़रूर क्वालिफाई होगा, इतना मैं कह सकती हूँ। क्योंकि जो पेपर है वो उतना हार्ड भी नहीं आ रहा है, मॉडरेट लेवल पे आ रहा है। कुछ क्वेश्चन जो है इजी आ रहे हैं, कुछ कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते ही है, हर एक पेपर में होता है। तो आप ऐसा ना सोचें कि पेपर डिफ़िकल्ट आएगा, ऐसा आएगा वैसा आएगा। तो ऐसा नहीं है। तो पेपर ठीक आ रहे हैं तो आगे भी ठीक ही आएंगे। तो आप अपना जो प्रैक्टिस है, जो कुछ भी है, अपना जो नोट्स हैं उनको भी तैयार करें। और जो अगर आप कुछ दिन ही बचे हैं ऐसा सोच रहे हैं, तो आप इसमें अपना जो जितना भी सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। एक एक बार तब भी उसे एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, और आपका जो पेपर है वो ज़रूर क्वालिफाई भी होगा। तो आज मैं पेपर एनालिसिस कर रही हूँ, यानी कि जो पेपर आया था वो किन टॉपिकों पे आया था और उसके बारे में बताऊंगी। ठीक। तो साइंस और मैथ्स का जो पेपर एनालिसिस है वो मैं कर रही हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन वहाँ पे मुझे पता लगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है, तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, ऐसा ही क्वेश्चन आया था। अगर आपने मेरे प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको देखा होगा तो ज़रूर आपने सही किया होगा, क्योंकि कुछ ही लोगों ने देखा है वैसे। तो ज़रूर आपने सही किया होगा कि मच्छर के काटने से मैंने बताया है, चाहे वन लाइनर फॉर्म में हो, चाहे क्वेश्चन के फॉर्म में हो, चाहे टॉपिक वाइज हो, सारा कुछ मैंने बता रखा है। और जो है मैराथन क्लास मैंने साइंस की कराई थी तो उसमें भी बताया था। तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, ऐसा उसमें क्वेश्चन आया था। तो मच्छर के काटने से उसमें दो ऑप्शन आए, एक ऑप्शन में दो चीजें दी गई थी। ठीक, जैसे ए ऑप्शन है इसमें तो दो चीजों के नाम दिए गए, दो रोगों के नाम दिए गए। बी ऑप्शन में भी दो रोगों के नाम दिए गए। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा था। तो मच्छर के काटने से जो रोग होते हैं वो होता है डेंगू और कौन सा, मलेरिया। ठीक, मलेरिया और जो डेंगू रोग होता है वो किसके काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डेंगू और जो मलेरिया रोग है क्या वो एक ही मच्छर के काटने से होता है, तो ऐसा नहीं है। वो दोनों के वाहक जो है, यानी कि जो दोनों जो रोग जो डिजीज जो क्रिएट करते हैं उनके दोनों के वाहक अलग अलग होते हैं। जैसा अगर बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया जो रोग होता है उसका जो वाहक होता है, जो फैलाता है, वो होता है मच्छर प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम भी होता है, और प्लाज्मोडियम भी इसे कहा जाता है। तो मच्छर जो प्लाज्मोडियम है वो किसके कारण होता है, मलेरिया इसका कारण होता है, ये भी मच्छर के कारण होता है। अगर दूसरा जो रोग बोले हम, कौन सा, मैंने जो बताया आपको डेंगू रोग बताया कि डेंगू जो रोग होता है वो भी मच्छर के कारण होता है, लेकिन इसका जो वाहक होता है जो इसको फैलाता है वो कौन सा होता है, मादा एडिस मच्छर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मलेरिया रोग बोले, डेंगू रोग बोले, अगर उसमें कॉमन जो फैक्ट है वो है कि मच्छर के काटने से, यानी कि मॉस्किटो के कारण ये रोग दोनों होते हैं। अगर उसके वाहक पूछे जाए तो दोनों के वाहक अलग अलग है। अगर आपसे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं कि डेंगू रोग किसके कारण होता है, तो डेंगू जो रोग होता है मादा एडिस मच्छर के द्वारा होता है, जबकि जो मलेरिया रोग होता है वो मच्छर प्लाज्मोडियम के कारण होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने पहले की वीडियोस देखे होंगे तो जरूर आपने सही भी किया होगा। अगर ऐसा पूछा जाता है कि जो मलेरिया रोग होता है वो किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार बनता है। पिछली बार से ये क्वेश्चन बनते थे कि जो मलेरिया रोग है वो किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है, तो होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक,
इतना आपको जरूर याद भी रखना है। उनके वाहक जो है अगले पेपर में आपसे वाहक के नाम पूछ सकता है, या आपसे ये पूछ सकता है कि कौन से जो सूक्ष्मजीव से मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया जो रोग होता है वो होता है प्रोटोजोआ के कारण। ठीक, और जो प्रोटोजोआ के द्वारा रोग होता है, एक दूसरा जो रोग होता है वो होता है तो अतिसार रोग होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। पहला मैंने आपसे बताया कि मलेरिया रोग होता है, दूसरा जो रोग होता है प्रोटोजोआ के कारण वो होता है अतिसार रोग। ये पूछे जाते हैं, पिछली बार से यही क्वेश्चन बनते थे, इस बार से थोड़ा सा अलग दे दिया इन लोगों ने। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। अगर जीवाणु की बात करें यानी कि बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो जो बैक्टीरिया के कारण रोग होते हैं वो होते हैं हैजा। जो हैजा रोग होता है वो होता है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा। अगर टाइफाइड की बात करें तो वो भी रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। अगर क्षय रोग की बात करें तो ये रोग भी किसके कारण होता है, तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक, तो प्रोटोजोआ के बारे में पूछा जा सकता है कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। और वायरस के बारे में पूछा जा सकता है कि विषाणु यानी कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। तो विषाणु के बारे में जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो है हेपेटाइटिस जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा होता है। अगर पोलियो की बात करें तो ये रोग भी किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। वायरस कहें या विषाणु कहें, इनके द्वारा होता है। ये रोगों के बारे में पूछा जा सकता है। अगर रोगों की ही बात कर रहे हैं तो एक रोग पूछा जाता जो पिछली बार से पूछा गया वो था एंथ्रेक्स रोग। तो एंथ्रेक्स जो रोग होता है वो किन में होता है, तो जंतुओं में होता है। और जंतुओं में होता है और किसके द्वारा होता है, ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा। तो बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है, एंथ्रेक्स रोग। तो एंथ्रेक्स रोग के बारे में पूछा जा सकता है कि किन में होता है, तो ये होता है मवेशियों में होता है, मवेशियों या कहें जंतुओं में होता है, मवेशियों में होता है ये रोग। ठीक, अगर पूछा जाता है कि एंथ्रेक्स रोग की खोज किसने की थी, तो एंथ्रेक्स जो रोग है उसका जो कारक है यानी कि ये बताया था एग्जैक्टली कि जो एंथ्रेक्स रोग है, एंथ्रेक्स जो रोग होता है वो होता है जीवाणु के द्वारा। ठीक, पहली बात ये होगी ये याद रखने की एंथ्रेक्स रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किन में होता है, तो मवेशियों में होता है, यानी कि जो हमारे जो जीव जंतु हैं उनमें होता है, यानी कि जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, इनमें होता है, मवेशी कहा जाता है। तो इनमें कौन सा रोग होता है, एंथ्रेक्स रोग होता है। और ये किसने कहा था कि जो एंथ्रेक्स रोग होता है जीवाणु के द्वारा होता है, ये किनके द्वारा कहा गया था, तो वो कहा गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा, रॉबर्ट कोच के द्वारा कहा गया था। एंथ्रेक्स रोग के बारे में भी कहा गया था। अगर ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि बैक्टीरिया की खोज यानी कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने जीवाणु की खोज की थी। और कब की थी, 1876 में की थी। ये इतने सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, इतने सारे रोग आपसे बता दिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि पौधों में भी रोग होते हैं, इस बार क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, एनसीईआरटी में दिए गए वही क्वेश्चन मैं आपसे बता रही हूँ। तो एनसीईआरटी में जो है जीवाणु के द्वारा रोग दिए गए हैं, विषाणु के द्वारा रोग दिए गए हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा रोग दिए गए हैं। तो इनके द्वारा कुछ रोग दिए गए हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बता दिया है। अगर पूछा जाता है कि पौधों यानी कि जो हमारे पादप होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनमें कौन कौन से रोग होते हैं, तो कुछ जो एनसीईआरटी में रोग दिए गए हैं उनके बारे में बताती हूँ। तो नींबू कैकर होता है। नींबू जो कैकर रोग होता है वो होता है जीवाणु के द्वारा होता है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सा रोग होता है, नींबू क्रैकर रोग किसमें होता है, नींबू कैकर रोग होता है जीवाणु के द्वारा। अगर इसको फैलाने का तरीका यानी कि इसका संचरण का तरीका यानी कि ये जो बैक्टीरिया है किसके द्वारा नींबू तक पहुंचते हैं, तो वायु के द्वारा ये रोग फैलता है। इनके संचरण का माध्यम कौन सा है, तो ये होता है वायु के द्वारा इनका संचरण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गेहूं की जो रस्ट होती है, जो गेहूं का जो रस्ट होता है वो किसके कारण होता है, जैसे आप देखते होंगे कि गेहूं का एक पौधा है उसमें पीला पीला सा कुछ बीच बीच में दाग दाग से रहते हैं, तो किसके कारण फैलते हैं, वो होता है कवक के द्वारा, यानी कि
फंगी के द्वारा फैलते हैं, यानी कि कवक के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? गेहूं की रस्ट का जो होना किसका कारण होता है? तो फंगी यानी कि कवक का कारण होता है। अगर भिंडी की पूछे जाए कि भिंडी की जो पीत होती है, जो एक रोग होता है भिंडी में पाया जाता है, तो किसके द्वारा फैलता है? ये वायरस के द्वारा फैलता है, यानी कि विषाणु के द्वारा ये रोग फैलता है जो भिंडी की पीत होती है। मैंने आपसे बता दिया है कि जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जो कवक के द्वारा होता है, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, उन सभी रोगों के बारे में बता दिया है। जो मनुष्य में होता है उनके बारे में बताया, और जो पादपों यानी कि प्लांट्स में होते हैं उनके रोग के बारे में मैंने आपसे बता दिया है, और ये इम्पोर्टेंट भी है और पूछे भी जाते हैं। ठीक, अगला जो टॉपिक बना था, यानी कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए थे, यानी कि जो खाद्य परिरक्षण है, खाद्य परिरक्षण जो होता है, यानी कि जो प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं किसमें? जब हम कुछ खाना रखते हैं, यानी कि जो हमारे जैसे नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे दवाइयाँ होगी, मेडिसिन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनका जो उनको देर तक जो स्टोर करता है, तो उसमें स्टोर करने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, यानी कि प्रिजर्वेटिव को हिंदी में परिरक्षण कहा जाता है। कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जो उनको क्या करते हैं? सड़ने, गलने, जो भी है खराब होने से क्या करते हैं? बचाते रहते हैं। क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, जैसे कुछ क्या हो गया हमारा, जैसे हमारे पास हमने कुछ बनाया अपने घर में, तो वो हो जाता है दूसरे ही दिन क्या होने लगता है? खराब होने लगता है। लेकिन जो कंपनी से बन के आते हैं कुछ, जो हम जैसे नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, वो हम क्या करते हैं? खाते हैं, तो वो बहुत 1 महीने 2 महीने उनकी एक्सपायरी डेट दी रहती है। तो उनकी एक्सपायरी डेट इसलिए दी रहती है क्योंकि उनके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जो उनको क्या करते हैं? उनको सुरक्षित रखते हैं, यानी कि उनको खराब होने से क्या करते हैं? बचाते रहते हैं। तो कुछ परिरक्षकों के यानी कि प्रिजर्वेटिव के नाम एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं। तो परिरक्षक जो खाने में मिलाए जाते हैं, जो खाने को सुरक्षित रखते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, जो सोडियम बेंजोएट है, ये एक क्या है? प्रिजर्वेटिव है, यानी एक परिरक्षक, यानी कि खाद्य परिरक्षक का जो फूड प्रिजर्वेटिव है उसका कार्य करता है। सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा कौन सा है प्रिजर्वेटिव? एक तो ये हो गया सोडियम बेंजोएट, दूसरा हो गया सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी क्या करता है? फूड प्रिजर्वेटिव का कार्य करता है, यानी खाद्य परिरक्षक का कार्य करता है। इनके बारे में पूछा जाता है कि जैसे क्वेश्चन हो गया ऐसे बनते हैं कि कौन सा एक प्रिजर्वेटिव है। आपसे ऑप्शन दे दिए, कुछ ये ऑप्शन डाल दिए कि सोडियम बेंजोएट, उसमें से एक ऑप्शन डाल दिया, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको पता होगा कि सोडियम जो बेंजोएट है खाद्य यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव का कार्य करता है, परिरक्षक का कार्य करता है, तो आप सीधे उसमें टिक कर सकते हैं। तो सोडियम बेंजोएट हो गया। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड क्या हो गया? ये क्या करते हैं? खाने यानी जो हमारा खाना है उसको क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं। तो इनके बारे में पूछा जाता है, पिछली बार से ही पूछे जाते थे, अब की बार भी ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप इन्हें जरूर देखें। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चीनी क्या परिरक्षक का कार्य करती है, तो चीनी भी एक परिरक्षक का कार्य करती है। तेल जो हो गया, ऑयल, वो भी क्या करता है? परिरक्षक का कार्य करता है। और अगर बात करें हम कि जो दूध होता है उसको हम क्या करते हैं? कुछ देर तक उबाल देते हैं, उबालने के बाद उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, तो वो ज़्यादा देर तक क्या करता है? खराब होने से बच जाता है। अगर हम दूध को वैसे ही रख दें, यानी कि उसको हीट ना दें, थोड़ा सा ना उबालें, तो फिर वो क्या करता है? जल्दी खराब होने लगता है। अगर क्या करें, अगर हमारे पास दूध है, उसको हम दूध लेके आए, फिर उसको हमने क्या किया? उसको गर्म किया, तो गर्म करने से क्या होता है? वो कुछ ज़्यादा देर तक क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, खराब नहीं हो पाता, क्योंकि जो दूध है उसमें लैक्टोबैसिलस नामक क्या होते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इनकी जीवाणु पाए जाते हैं। अगर लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है, उनको अगर हीट ना दी जाए, तो वो क्या करते हैं? उनका जो वो क्या करते हैं? ग्रोथ होने लगती है, यानी कि उनकी ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज होने लगती है। वो अगर उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो गई, तो वो क्या करते हैं? उस पर
अगर उनकी ग्रोथ इंक्रीज होगी तो वो क्या करेंगे, दूध को क्या कर देंगे, खराब कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दूध को पहले उबालें फिर उसको रखा जाता है। तो ऐसे दूध को अगर पूछा जाता है कि कौन सा दूध कहा जाता है, तो पास्चुरीकृत दूध कहा जाता है इसको। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हमको दूध को पास्चुरीकृत करना है, यानी कि दूध को हमको सुरक्षित रखना है, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान तक उबालना पड़ेगा और 15 से 30 सेकेंड तक उसको क्या करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसको रखना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो दूध है वो देर तक क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको पास्चुरीकृत दूध के बारे में बता दिया कि दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, उसके बारे में बता दिया कि अगर वो जो लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है, अगर उनकी ग्रोथ इंक्रीज होने लगती है, उनकी जो मात्रा है जो जीवाणुओं की, उनकी मात्रा ज़्यादा होने लगती है, तो क्या होता है, हमारा दूध खराब होने लगता है। तो उसे पास्चुरीकृत दूध कहते हैं। अगर ऐसा पूछा जाता है कि जो पास्चुरीकरण की खोज किसके द्वारा की गई थी, यानी कि डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था पास्चुरीकरण, तो वो किया गया था लुई पाश्चर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने इतनी चीज़ें आपसे बता दी है कि प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं और कौन कौन से प्रिजर्वेटिव होते हैं, उनके बारे में बता दिया गया है, और पाश्चुरीकरण के बारे में भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने जो क्वेश्चन है, जो साइंस की वीडियोस है उसमें डाल रखा है। कोई तो मैंने टॉपिक वाइज बना रखे हैं, कुछ मैंने क्या कर रखे हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में ही एक ही टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन बना रखे हैं। अगर आप उन्हें एक बार भी देखते हो तो आपको उससे जरूर फायदा होने वाला है, इतना मैं कह सकती हूँ, और उससे जरूर क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक, अब बात करते हैं कहाँ पे क्वेश्चन बना था। वो बना था प्रोटीन के बारे में। क्वेश्चन आया था कि प्रोटीन के जो स्रोत है, यानी कि जो प्रोटीन हमें प्राप्त होता है वो किनसे हमें प्राप्त होता है, इनके बारे में क्वेश्चन बना था साइंस में। तो उनके बारे में जानते हैं कि जो प्रोटीन के जो स्रोत होते हैं, एक तो होते हैं जो प्लांट हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलता है। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे चना दाल होगी। ठीक, अगर दाल आता है कहीं पर, जैसे मूंग दाल हो गई, राजमा हो गया, यानी कि जो दाल आते हैं, जो हमारे दाल की कैटेगरी में आते हैं, उनसे हमें ज़्यादातर क्या मिलता है, तो प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। अगर आपको कहीं पे ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पे दाल का ऑप्शन है तो उसमें आप ज़रूर टिक करें, उसमें आप क्योंकि दालों से ही हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है। अगर हम बात करें और किससे हमें जो है प्रोटीन प्राप्त होता है, वो होता है मांस से। मांस से क्या होता है, हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। मछली से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। और पनीर की बात करें उससे भी हमें क्या होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। अगर अंडे की बात करें तो उससे भी हमें जो है प्रोटीन प्राप्त होता है। इतना आप जरूर याद रखें कि प्रोटीन के बारे में पूछा गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन है कि नहीं है इस खाने में, तो इसकी जांच हम किस तरीके से करते हैं। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आपसे अगर प्रोटीन के स्रोत ही पूछे गए हैं तो अगली बार जो पेपर आएगा वहाँ पे भी आपसे जो है प्रोटीन के स्रोत ही पूछे जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रोटीन एक टॉपिक होता है, उन्होंने एक प्रोटीन टॉपिक लिया, उन्हीं में से उन्होंने करे 2-4 क्वेश्चन बना दिए और उन 2-4 क्वेश्चनों को उन्होंने अलग अलग पेपर में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे एक प्रोटीन एक टॉपिक लिया मैंने, उसके स्रोत मैंने आपसे बता दिया है। अगर आएंगे तो आप ऐसे टिक करें। अगर ऐसा पूछा जाता है कि जो प्रोटीन है उसको पता करने के लिए कि इस जो भोजन है, जो भोजन हम ले रहे हैं उसमें प्रोटीन है कि नहीं है, तो उसको कैसे जांचा जाता है, तो उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। जो प्रोटीन है, अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक, प्रोटीन है उसकी जांच के लिए एक परीक्षण किया जाता है। तो अगर हम भोजन करें, जो हम ले रहे हैं वो भोजन लें और उसमें क्या करें, 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डाल दें। कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें डाल दें और 10 बूंद हम क्या डाल दें, 10 बूंद कास्टिक सोडा की डालें। 10 बूंदें कास्टिक सोडे की डालें। तो अगर हमें इतना करने के बाद, अगर हमने भोजन लिया जो हम खा रहे हैं उसमें मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट डाला और कास्टिक सोडा डाला,
अगर हमें वहाँ पे बैंगनी रंग प्राप्त होता है, यानी कि पर्पल जो रंग है वो प्राप्त होता है, बैंगनी रंग हमें प्राप्त होता है, बैंगनी कलर यानी कि जो पर्पल रंग है वो हमें प्राप्त होता है, तो हम क्या कहेंगे, इस जो खाना है जो हमने लिया है उस पे क्या है, हमारा प्रोटीन उपस्थित है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन युक्त भोजन को खा रहे हैं, यानी कि हमको पता लग जाता है कि हाँ इस भोजन में क्या है, प्रोटीन उपस्थित होता है। तो प्रोटीन के बारे में इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके स्रोतों के बारे में पूछा जा सकता है, और प्रोटीन को कैसे जांचा जाता है कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है इस भोजन में, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर कास्टिक सोडा मिलाएं और क्या मिलाएं, कॉपर सल्फेट मिलाएं, अगर हमें बैंगनी रंग प्राप्त होता है तो वहां पे क्या होगा, हमारा प्रोटीन उपस्थित होगा। अब प्रोटीन के बारे में क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रोटीन को क्या कहा जाता है, शरीर वर्धक भोजन यानी कि पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि जो शरीर की जो ग्रोथ है, जो शरीर की हमारी जो ग्रोथ होती है, जो बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो किसके कारण होती है, वो होती है प्रोटीन के कारण। अगर हम ये कह रहे छोटा एक बच्चा है उसे हम प्रोटीन की मात्रा कम दें, यानी कि प्रोटीन की मात्रा हम कम करते रहें उसमें, तो उसकी जो ग्रोथ है वो क्या होती है, कम होने लगती है, यानी कि उसकी ग्रोथ, जितनी उसकी ग्रोथ मैक्सिमम होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। अगर कोई बच्चा है उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, प्रोटीन देना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, एक ग्रोथ के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो बॉडी की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करते रहता है। तो प्रोटीन के बारे में इतना चीज आपको जरूर याद रखना है। ठीक, अब प्रोटीन के बारे में पूछ दिया। अगली बार क्या है, अगला जो पेपर है उसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत जो हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गए, मक्का, बाजरा, आम, पपीता, गन्ना, आलू, इस तरीके से क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हो जाते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के क्या स्रोत होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत मैंने आपसे बता लिए हैं। अब क्या पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे, या जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रोटीन को कैसे पता करें कि इस भोजन में प्रोटीन है, वो मैंने आपसे बता दिया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है इस भोजन में, उसको कैसे पता किया जाता है, तो उसको पता करने का तरीका क्या होता है, अगर हम भोजन लें प्लस क्या करें उस पे तनु जो आयोडीन अम्ल है, तनु आयोडीन अम्ल है, तनु आयोडीन अम्ल है, सॉरी तनु आयोडीन विलयन है, सॉरी मैंने अम्ल कहा, यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी, तो तनु आयोडीन विलयन जो है उसको डालें। तो अगर वहां पे हमको इतना करने के बाद नीला रंग यानी कि ब्लू रंग या काला यानी कि ब्लैक रंग प्राप्त होता है, तो हम क्या कहेंगे, इस जो भोजन है वहां पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट भोजन उपस्थित है। यानी कि क्या कर डालना पड़ेगा, हमको भोजन लेना पड़ेगा, उस पर क्या करना पड़ेगा, आयोडीन विलयन डालना पड़ेगा। अगर हमें इसके इतना करने के बाद हमें नीला रंग या काला रंग प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, यानी कि हमारे जो भोजन है कार्बोहाइड्रेट्स में उपस्थित है। ये पूछे जाते हैं कई बार, इनके टेस्ट पूछे जाते हैं कि टेस्ट कैसे किया जाता है, कई बार इनके स्रोत पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें जरूर याद रखें। ठीक, अब बात करते हैं विटामिन की। जो विटामिन होते हैं, विटामिन के बारे में जो रोग होते हैं, यानी कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, इनके बारे में पूछा गया था। साइंस का जो पेपर है उनमें पूछा गया था कि जो विटामिन डी है, यानी कि जो रिकेट्स रोग है, वो किसके कारण होता है, कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है, ऐसा क्वेश्चन बना था। तो आप क्या करें, एक बार जो सारे विटामिन हैं उनको रिवाइज जरूर कर लें। और अगर विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए की बात करें तो उससे रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी का मतलब क्या है कि हमें जो है हमारी जो दृष्टि है, यानी कि जो हमारी आंखें हैं वो कमजोर होने लगती है, यानी कि जो अंधेरे हैं, अंधेरा में हमें क्या करने लगता है, कम दिखाई देने लगता है, तो उसे रतौंधी रोग कहा जाता है। तो विटामिन ए से जो होता है रतौंधी रोग होता है, पूछा जा सकता है। तो अगर पूछा जाता है कि विटामिन ए के क्या क्या स्रोत है, तो दूध, मछली,
तेल से हमें क्या होता है, विटामिन ए प्राप्त होता है। तो हमें अगर हमारी जो दृष्टि है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है तो विटामिन ए हमें जरूर लेना चाहिए। ठीक, अगर बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। तो बेरी बेरी रोग होता है किससे, विटामिन बी से। ठीक, अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी है उससे स्कर्वी रोग होता है, जिसके बारे में पूछा भी गया था शायद। तो विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग का मतलब क्या है कि हमारे जो मसूड़े हैं उनसे अगर खून निकल रहा है हमारा, या हमारा जो घाव है, घाव भरने में बहुत अधिक जो है समय लग रहा है, कहीं पे हमें लगी है तो वहाँ पे हमारा जो घाव है यानी कि देर तक रह रहा है कि जल्दी सही नहीं हो पा रहा है, तो हमको ये करना चाहिए कि विटामिन सी हमें अधिक मात्रा में लेना चाहिए। क्योंकि इसका कारण क्या है कि विटामिन सी की कमी हमारे शरीर पे हो रही है। तो विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मसूड़े से जो खून निकलता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो होता है विटामिन सी के कारण। अगर घाव भरने में अधिक समय लग रहा है तो वो भी किसके कारण होगा, विटामिन सी के कारण। ठीक, अगर विटामिन सी के स्रोत की बात करें, यानी कि जो विटामिन सी है वो किन किन से हमें प्राप्त होता है, तो संतरा से प्राप्त होता है, टमाटर जो है उससे प्राप्त होता है, नींबू से प्राप्त होता है, आंवले से हमें विटामिन सी जो है प्राप्त होता है। ठीक, अगर हम बात करें विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है, जिसके बारे में पूछा गया था। तो रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी के कारण। और अगर पूछा जाता है विटामिन डी के कारण हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, तो विटामिन डी के कारण जो हमारी हड्डियां हैं यानी कि जो हमारी बोन्स हैं उनमें क्या होते हैं, वो कमजोर होने लगती है, यानी कि सॉफ्ट यानी कि मुलायम होने लगती है। जैसे आप लोग सब जानते होंगे जो हमारी हड्डियां हैं वो क्या होती है, कठोर होती है यानी कि हार्ड होती है। अगर विटामिन डी की वहाँ पे कमी हो रही है तो वहाँ पे हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो क्या करने लगती है, मुलायम होने लगती है। तो उसका कारण कौन सा है, विटामिन डी है। अगर रोग पूछा जाता है तो रिकेट्स जो रोग होता है विटामिन डी के कारण होता है। ठीक, विटामिन के बारे में मैंने आपसे सब कुछ बता दिया है। अगर विटामिन से क्वेश्चन बनते हैं तो आप इन्हें जरूर कर पाएंगे। अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो मेरे जो वीडियोस हैं उन्हें जरूर देखें। अगर पूछा जाता है कि जो आयोडीन की जो कमी होती है उनसे कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है गॉइटर रोग होता है। आयोडीन की कमी से गॉइटर रोग होता है यानी कि घेंगा रोग होता है। जो हमारी जो गर्दन की जो ग्रंथि है वो क्या करने वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, फूलने लग जाती है। तो वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, गॉइटर रोग कहते हैं। तो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक, अब बात करते हैं घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके बारे में पूछा गया था, यानी कि घर्षण बल के बारे में पूछा गया था। तो घर्षण बल क्या होता है, अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे क्या है, प्लेन है, यहाँ पे हम किसी चीज को यहाँ पे गति करा रहे हैं। तो अगर वो उसको हम मूव करा रहे हैं, अगर ये वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, करने में क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, तो उसको जो इन दोनों के बीच जो कार्य करता है, यानी कि जो नीचे तल है और ये जिसको हम गति करा रहे हैं, इन दोनों के बीच एक बल कार्य करता है जो इसके मोमेंट को नहीं होने देता है। तो उस बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। अगर हम दो एक तल है, अगर हम इसके ऊपर एक कोई बॉडी है उसको गति करा रहे हैं, तो उसकी बॉडी को गति नहीं होने देता है, यानी कि उसको मूव नहीं होने दे रहा है, तो उसको पीछे की ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। ऐसा तो नहीं कहूंगी कि पीछे की ओर खींच रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको आगे की ओर खींच रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको नहीं खींचते हैं तो वहीं पर रुका रहता है। तो उन दोनों के बीच जो है, यानी कि इन दोनों के बीच वहां पे एक बल कार्य करता है जिसको फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है, यानी कि घर्षण बल कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे तीन जो है प्रकार के घर्षण बल होते हैं। स्थैतिक घर्षण हो गया, सर्पिल घर्षण हो गया, जो और लोटनिक जो घर्षण हो गया। तीन प्रकार के घर्षण बल पाए जाते हैं। ठीक, अगर तीनों जो घर्षण बल की बात करें, यानी कि जो स्थैतिक
स्थैतिक घर्षण हो गया, दूसरा सर्पी घर्षण हो गया और तीसरा लोटनिक घर्षण हो गया। तो इतने जो 3 प्रकार के हैं वो घर्षण बल पाए जाते हैं, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स पाए जाते हैं। अगर पूछा जाता है इन तीनों में से सबसे जो ज़्यादा है घर्षण बल वो किसमें लगता है, तो स्थैतिक घर्षण में सबसे ज़्यादा घर्षण बल लगता है, उसके बाद सर्पी घर्षण में लगता है, और सबसे जो कम है घर्षण बल वो किसमें लगता है, लोटनिक घर्षण में लगता है। अगर आपसे बढ़ता हुआ क्रम पूछा जाए तो स्थैतिक, सर्पी और घटता हुआ क्रम पूछा जाए कि सबसे कम किस में पाया जाएगा, लोटनिक में पाया जाता है, ठीक। उससे ज्यादा थोड़ा सा सर्पी में पाया जाता है और सबसे ज्यादा स्थैतिक घर्षण में पाया जाता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। अब बात करते हैं काला सोना। काला सोना किसे कहा जाता है, इसमें क्वेश्चन बना था। तो काला जो सोना है वो पेट्रोलियम को कहा जाता है, यानी कि पेट्रोल को कहा जाता है, काला सोना की कैटेगरी दी जाती है, ठीक। तो काला सोना किसे कहा जाता है, पेट्रोल को कहा जाता है, ये आप याद रखें, ये क्वेश्चन बना था। अगर पूछा जाता है कि जो पेट्रोल है उसका जो हम जब उसको बनाते हैं, यानी कि जब हम पेट्रोल को निकालते हैं उसके बाद उसका जो है उससे हम क्या करते हैं, जो शुद्ध पेट्रोल है उसको बनाते हैं, कंपनियों में बनाया जाता है, मशीनों के द्वारा उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो उनमें से कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो हमें मिलती है, यानी कि और भी चीज़ें हमें मिलती है जो पेट्रोल हम तो उसका जो है पेट्रोल का कंपनियों में क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। अगर पेट्रोल की बात करें कि जो पेट्रोल है वो कहाँ से प्राप्त होता है, जो पेट्रोल है वो हमें समुद्र के तलों से प्राप्त होता है, यानी कि क्या होता है, समुद्र में रहने वाले जब जीव जंतु हैं वो दब जाते हैं और नीचे दबते चले जाते हैं, और जब वो नीचे दब जाते हैं तो उनको वहाँ पे क्या मिलता है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है नीचे, और हाई क्या होता है, प्रेशर होता है, जिस कारण वो क्या हो जाते हैं, पेट्रोल में कन्वर्टेड हो जाते हैं, यानी कि उच्च दाब, और उच्च ताप मिलने से जो हमारे जो जीव जो है दब गए थे उनके वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, वो पेट्रोलियम गैस में क्या हो जाते हैं, यानी कि प्राकृतिक जो गैस है, नेचुरल गैस है, उसमें क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कौन, जो मृत जो जीव जंतु हैं, अगर हमारे जो समुद्र है, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने अक्सर जो न्यूज़ों में भी देखा होगा कि जो वहाँ पे इस समुद्र में यहाँ पे पेट्रोल की खोज की गई, यानी कि पेट्रोलियम के भंडार हमें पाए गए हैं। तो वो किस कारण होता है कि जब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो समुद्र के जो जीव जंतु है वो क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, रेत के नीचे दबते चले जाते हैं। तो वहाँ पे वो उनको अगर हाई टेम्परेचर मिलता है, हाई प्रेशर मिलता है, तो वो क्या होते हैं, पेट्रोल में चेंज हो जाते हैं, और वहां से उसको निकाला जाता है, और निकालने के बाद उनका क्या किया जाता है, कंपनी में जाके उनका परीक्षण किया जाता है। अगर हम उनका परीक्षण कर रहे हैं, यानी कि उनका जो है शुद्ध रूप में उसको बना रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ और चीज़ें भी उससे प्राप्त होती हैं, यानी कि जो हमने प्राप्त किया था वहाँ समुद्र से, हमने जो पेट्रोल प्राप्त किया था उससे हमें शुद्ध करने से हमें कुछ और चीज़ें भी प्राप्त होती है, और उन चीज़ों के नाम क्या क्या है, इनमें क्वेश्चन बनता है। तो वो कौन कौन से प्राप्त होते हैं, वो होते हैं जैसे पेट्रोलियम गैस मिल गया हमको, पेट्रोल मिलता है उनसे, डीजल जो है, डीजल भी वहीं से मिलता है हमको, और जो है स्नेहक तेल भी मिलता है। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन हमेशा, तो आप इन्हें जरूर याद करें, और ये क्वेश्चन बने भी थे। और पैराफिन मोम है वो भी प्राप्त होता है किससे, ये जो हम पेट्रोल का जब परीक्षण करते हैं तब हमें इतनी चीज़ें वहाँ से प्राप्त होती हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप इन्हें जरूर करें। और बिटुमेन भी किससे प्राप्त होता है, पेट्रोल का एक संघटक है, यानी कि जो पेट्रोल का एक घटक है, कौन सा, बिटुमेन भी क्या है, पेट्रोल का घटक है। और बिटुमेन है उनका उपयोग किसमें किया जाता है, तो उनका जो उपयोग किया जाता है सड़क के निर्माण में किया जाता है, और जो पेंट अगर हम बना रहे हैं तो वहाँ पे बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। इतने क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन्हें जरूर याद रखें, ठीक।
अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस के बारे में, यानी कि जो हरित ग्रह प्रभाव है, यानी कि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनके बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन बना था कि कौन सी जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में नहीं आती है। अगर हम ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और नाइट्रस ऑक्साइड गैस, और मीथेन गैस यानी कि CH4 गैस, और नाइट्रस ऑक्साइड गैस, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? ग्रीन हाउस कैटेगरी की श्रेणी में आते हैं। इतना आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस क्या होती है? ग्रीन हाउस की गैसों की कैटेगरी में आती है। अगर बात करें कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो क्या करती है, इनके उनका क्या इफेक्ट होता है वायुमंडल में या हमारे इन्वायरमेंट में, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या करती है हमारे इन्वायरमेंट में, जो टेम्परेचर है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। एक लिमिट तक टेम्परेचर इंक्रीज करना वो पॉसिबल है, यानी कि वो ठीक भी है, क्योंकि जो वायुमंडल है वहाँ पे हमको जो है गर्मी भी चाहिए, यानी कि गर्म भी चाहिए, और ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए। अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो लोअर होता है तो हमें ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। अगर लिमिट तक है गैसेस का प्रभाव तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो गैसेस बढ़ती रहती है, जैसे CO2 गैस है सबसे ज़्यादा जो फैलाती है, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सबसे ज़्यादा जो है टेम्परेचर इंक्रीज करती है, यानी कि वायुमंडल को गर्म रखने का कार्य करती है। अगर ये गैसों की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये क्या करती हैं, ये एक आवरण सा बना लेती है, यानी कि हमारी जो वायुमंडल है वहाँ पे एक आवरण सा बनाती है। और क्या करती है, जो हमारा सन है वहाँ से जो वेव आती है, जो हमारी किरणें आती है, उनको क्या करती है, वो पृथ्वी तक तो आने देती है, लेकिन अगर वो वापस लौटती है, जब वो जो हमारी किरणें हैं वो वापस लौटती है तो उनको वापस नहीं जाने देती है। यानी कि अगर हमारी जो गैसेस हैं, यानी कि जो हमारे जो वायुमंडल में जो टेम्परेचर बढ़ाने का कार्य करती है, अगर वो क्या करती है, अगर गैसेस ज़्यादा हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गई, एक लिमिट से ज़्यादा होगी, तो उनका क्या कार्य है, वो क्या करती है, हमारे जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में क्या करती है, ज़्यादा गर्मी कर देती है, यानी कि हमारे जो वातावरण है उसमें ज़्यादा हमारा जो वायुमंडल है वो पूरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो हमारे जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगते हैं, और हमारा बहुत सा हमारे वायुमंडल पे इफेक्ट पड़ता है। जंगली जानवर हो गए, जैसे जंगली जानवर हो गए, ग्लेशियर हो गए, हमारे जो पेड़ पौधे हैं उन पे क्या करता है, इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है उनको इंक्रीज ना करें। हमारे जैसे जो कंपनियां हैं वहाँ मशीनें चलती रहती है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस छोड़ती रहती है, तो उनको जो मीथेन गैस है वो जैसे हम उर्वरक बनाते हैं, और तो उनसे क्या होता है, वो गैसेस ज़्यादा बनने लगती है। अगर वो गैसेस ज़्यादा बन रही है, यानी कि वो क्या कर रही है, वायुमंडल में रिलीज हो रही है। अगर वो वायुमंडल में रिलीज हो रही है तो वो एक आवरण सा क्रिएट करती है, यानी कि कवर सा बना देती है। अगर वो कवर बना रही है तो वो किरणें वापस नहीं जा पाती हैं, जो हमारी जो सन से जो किरणें आई थी वो उनको वापस नहीं जाने देती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे जो वायुमंडल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। अगर वो बढ़ जाता है तो वो उसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं हमारा जो जिस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन बने थे वो बना था एसिड एंड बेस, यानी कि अम्ल और क्षार के बेस पे क्वेश्चन भी बने थे। तो अम्ल का मतलब क्या है, जो अम्ल है उसका जो pH मान है वो कितना होता है, वो होता है 7 से कम। 7 से कम का मतलब क्या है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, उनका क्या होता है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी का मान क्या है, कितना है, 4 है, तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है,
अम्ल है। यानी कि 7 से अगर आपको कम मान दिए जाएंगे तो वो अम्ल की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि एसिड की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपसे कहा जाता है किसी का पीएच मान 8 है तो आप उसे क्षार कहोगे या अम्ल कहोगे, तो वहां पे उसको क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है, यानी कि बेस कहा जाता है। अगर 7 से अधिक आता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। अगर 7 से कम आता है तो उसके क्या कहा जाता है, अम्ल यानी कि एसिड कहा जाता है। ठीक। अगर क्या करें, 7 जिसका अगर किसी का जो पीएच मान है वो 7 है तो 7 को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइज कहा जाता है, यानी कि उदासीन जो है विलयन कहा जाता है। तो अगर पूछा जाता है कि जो जिसका अगर किसी का जो पीएच मान है वो 7 है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कहेंगे, यानी कि उदासीन विलयन कहते हैं। ठीक। जैसे हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर हो गया, जो डिस्टिल वाटर हो गया उसका जो आसु जल कहते हैं हिंदी में, अगर इंग्लिश में कहें तो डिस्टिल वाटर कहते हैं। तो इसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो डिस्टिल वाटर है वो ना तो एसिड है ना ही बेस होता है, यानी कि एसिड की कैटेगरी में भी नहीं आता